गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मुर्गी की प्रजातियों के बारे में पढ़ा था, अर्थात कौन कौन सी उनकी प्रजातियां होती है और क्या उनकी विशेषताएं होती है, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। देखिए, आज जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सयुग्मन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैचिंग। सयुग्मन किस प्रकार होता है। सयुग्मन के प्रकार, इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ मैचिंग, अर्थात मुर्गे और मुर्गियों का सयुग्मन किस प्रकार कराया जाता है, टाइप्स ऑफ मैचिंग, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, होता क्या है कि मुर्गी पालन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है व्यापार। अब देखिए, जो भी व्यापार करता है वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चूजों का निर्माण हो और इसके साथ ही सेकंड, अंडों का भी अच्छी मात्रा में निर्माण हो। इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के सयुग्मन विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आती है वह आती है पैन मैटिंग। पैन मैटिंग, अब पैन मैटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले एक मुर्गियों का समूह बनाया जाता है। जैसे सपोज दैट एक पिंजरे में 100 मुर्गियां हैं, तो उन मुर्गियों में 10-10 मुर्गियों का समूह बनाया जाता है, अर्थात 10 मुर्गियां एक स्थान पे, 10 मुर्गियां एक स्थान पे, 10 मुर्गियां एक स्थान पे, अर्थात उनका समूह बनाया जाता है। और प्रत्येक समूह में, अर्थात एक समूह में एक मुर्गे को रखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मुर्गी के समूह में, जिसमें संख्या कितनी है 10, उसमें एक मुर्गा रखा जाता है और वह मुर्गा सभी मुर्गियों के साथ सयुग्मन करता है। इसको पैन मैटिंग कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली विधि क्या है, पैन मैटिंग। इसमें क्या है कि इसमें प्रति 10 मुर्गी पर, ये ध्यान रखिएगा एक एक नंबर के पर्सन आते हैं, इसमें प्रति 10 मुर्गी पर एक मुर्गे को रखा जाता है और उनका सयुग्मन कराया जाता है। सयुग्मन कराया जाता है। तो पैन मैटिंग में क्या है कि पैन मैटिंग जो सामान्य है उसमें प्रति 10 मुर्गी पर एक मुर्गे को रखा जाता है और उनका आपस में सयुग्मन, अर्थात नर और मादा का जो मिलन है उसको कराया जाता है। लेकिन देखिए, कई जगह क्या होता है, पैन मैटिंग विधि नहीं रखी जाती। कारण क्या होता है कि 10 के समूह में एक मुर्गा रखें तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो दूसरी जो विधि आती है वह आती है सामूहिक या फ्लॉक मैटिंग। सेकंड जो आ रही है वह है सामूहिक या फ्लॉक मैटिंग। अब देखिए, सामूहिक या फ्लॉक मैटिंग क्या है कि इसमें कई मुर्गियों पर, अर्थात देखिए इसमें क्या था, मुर्गियों तो बहुत सारी है, मुर्गा एक ही है। यहाँ क्या है, कई मुर्गियों पर, अर्थात मान लीजिए 10 का एक समूह है, उस पर एक से अधिक मुर्गों को रखा जाता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है सामूहिक मैटिंग के अंदर, वह यह है कि जब मुर्गे और मुर्गियों का सयुग्मन होता है तो उससे पहले ही, चूंकि एक समूह में एक से अधिक मुर्गे हैं, तो वो मुर्गे आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा हो जाती है और इस प्रतिस्पर्धा में कुछ मुर्गों को नुकसान भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सामूहिक मैटिंग के अंदर इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मुर्गे आपस में लड़ाई नहीं करें। तो इसीलिए इस सामूहिक मीटिंग का सबसे बड़ा ज्यादा महत्व है। सामूहिक का मतलब क्या, वापस रिवाइज करा रहा हूं। सामूहिक का मतलब है
कि मुर्गियों के कई समूह में, अर्थात 10 का एक समूह है, उसमें 2 से 3 मुर्गों को रख दिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गे आपस में लड़ाई ना करें। तो सेकंड जो विधि है वो है सामूहिक या फ्लॉक मेटिंग। सामूहिक या फ्लॉक मैटिंग। और इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें एक समूह में, अब देखिए एक समूह में हम मान रहे हैं लगभग 10 सदस्य है, तो इसमें एक समूह में एक से अधिक मुर्गों को छोड़ा जाता है। देखिए ताकि क्या हो कि देखिए अगर एक मुर्गा होगा और मुर्गियां ज्यादा होगी तो संयुग्मन में समय लगेगा। अब सामूहिक में क्या है कि कई सारे मुर्गे हैं तो उनमें जो संयुग्मन प्रक्रिया वो क्या होगी, जल्दी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुर्गे आपस में लड़ाई ना करें। अगर मुर्गे आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उनको आपस में चोट लग सकती है और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है व्यापार को। तो सेकंड क्या है, सामूहिक या फ्लॉक मैटिंग। थर्ड है स्टड मैटिंग। सबसे बढ़िया विधि स्टड मैटिंग कहा जाता है। देखिए स्टड मैटिंग में क्या होता है कि देखिए हमने पैन मैटिंग पढ़ा, तो पैन मैटिंग में हमने क्या कहा कि 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा। सामूहिक मैटिंग में हमने क्या कहा कि 10 मुर्गियों पर 2 से 3 मुर्गे। अब तीसरा जो हमारा टाइप्स है, तीसरा जो हमारा टाइप है स्टड मैटिंग, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि मुर्गी और मुर्गियों को, देखिए तीसरी जो तरीका है स्टड मैटिंग, इसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्या होता है कि इसमें मुर्गे और मुर्गियों को अलग अलग रखा जाता है। अब जितने मुर्गियों से एक मुर्गा संयुग्मन कर सकता है उन्हें आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाता है। अर्थात कहने का मतलब एक मुर्गा अगर एक समय में 3 मुर्गियों के साथ संयुग्मन कर सकता है तो उस कंडीशन में 3 मुर्गियों को ही रखा जाएगा। मतलब क्या है कि ज्यादा मुर्गियों को इस प्रक्रिया में नहीं रखा जाता, इसीलिए स्टड मैटिंग को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टड मैटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, मुर्गे और मुर्गियों को अलग रखते हैं। उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार, अर्थात जितनी आवश्यकता है, पता है कि इतना ही संयुग्मन हो सकता है, उतने ही सदस्यों को साथ रखा जाता है और उनका संयुग्मन कराया जाता है। अब इससे सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि एक तो जितनी एक मुर्गे पर जितनी मुर्गियों को साथ रखा है, एक तो उन पे अपन नजर रख सकते हैं, कोई समस्या होने पर अर्थात कोई प्रजनन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा मुर्गे साथ रखने पर संघर्ष हो रहा है तो उस समस्या को भी इसमें सॉल्व कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें सर्वप्रथम मुर्गे व मुर्गियों को अलग रखा जाता है एवं आवश्यकता अनुसार, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतनों का ही क्या करते हैं, संयुग्मन कराते हैं। एवं आवश्यकता अनुसार संयुग्मन कराया जाता है। तो देखिए ये जो 3% हैं ये हमारे एक नंबर में आते हैं। कई बार आता है कि पैन मैटिंग क्या होती है, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। पैन मैटिंग का मतलब है पैन संयुग्मन। पैन संयुग्मन कहता है कि प्रति 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा, पैन मैटिंग हो गया। दूसरा है सामूहिक। सामूहिक क्या कहता है कि 10 मुर्गियों के समूह पर आप 2 से 3 मुर्गों को रख दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब मुर्गे साथ रहेंगे तो सबसे पहले वो आपस में ही संघर्ष करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और स्टड मैटिंग क्या कहती है कि आप मुर्गे और मुर्गियों को अलग रखो और आवश्यकता जितनी है उतनों का ही संयुग्मन कराओ, जिससे क्या होगा कि सभी सदस्यों के साथ संयुग्मन प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये थे संयुग्मन के प्रकार।
अब आता है नेक्स्ट, प्रजनन विधियां। किस प्रकार प्रजनन कराया जाता है उसकी भी विधियां हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। पहला, अब नेक्स्ट है प्रजनन विधियां। अब देखिए, वो तथा संयुग्मन करा रहे हैं। अब हम कौन, देखिए संयुग्मन और इसमें फर्क क्या है। संयुग्मन में तो हम कह रहे थे मुर्गी और मुर्गियों का हम मिलन करा रहे हैं, लेकिन अब कौन सी नस्ल का मिलन करा रहे हैं, अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्गी पालन का मुख्य व्यवसाय मांस और अंडे प्राप्त करना है, इसीलिए क्या होता है, इनमें अलग अलग प्रकार की प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली आती है अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन, देखिए अंतःप्रजनन का मतलब क्या है कि अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच, अपनी ही जाति के सदस्यों को बीच बार बार प्रजनन कराना। अर्थात जो उनकी जाति के सदस्य ही हैं, अर्थात जो, अगर मैं कहूं कि सपोज ससेकस जाति है, अब ससेकस जाति के ही सदस्यों का बार बार अगर अपन प्रजनन कराएंगे तो इससे चूजे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो नई नस्ल आ रही है उसमें क्या होती है, कमजोरी होती है। अर्थात व्यापार के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब क्या है, अंतःप्रजनन में एक ही जाति के सदस्यों का बार बार प्रजनन कराया जाता है। कहने का मतलब अगर एक ही मुर्गा बार बार प्रजनन कर रहा है तो उसकी जो ताकत है, कमजोरी है, वो आ सकती है। अर्थात जो नए सदस्य आएंगे उनकी नस्ल में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही जाति में आपस में बार बार प्रजनन कराया जाता है। अब बार बार हम प्रजनन करा रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है कि इससे जो नस्ल होती है, जो नई नस्ल है, उसमें क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। अब क्या है, इस कारण नई नस्ल में कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो सबसे पहला क्या था, लाइन प्रजनन, सॉरी अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन में क्या है कि एक ही जाति के सदस्यों में बार बार प्रजनन कराया जाता है, और बार बार प्रजनन कराने से उन सदस्यों में क्या होता है कि उन सदस्यों में बार बार प्रजनन कराने से उनकी नस्ल जो होती है उनमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसीलिए अंतःप्रजनन विधि को व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब सेकंड जो विधि होती है वो होती है लाइन प्रजनन। ये थी अंतःप्रजनन, सेकंड है लाइन प्रजनन। अब देखिए लाइन प्रजनन क्या है कि किसी एक जीव के, अर्थात एक ऐसा सदस्य जिसके गुण क्या है, अच्छे हैं, उसका बार बार क्या किया जाता है, ब्रीडिंग में उपयोग लिया जाता है। इससे क्या होता है, एक खास गुण क्या होता है, वह क्या होता है, जाति में क्या हो जाता है, स्थिर होता है। अर्थात एक जाति के सदस्यों में कोई एक विशेष गुण है जो लाभदायक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस गुण को बार बार उपयोग लिया जाता है, जिससे क्या होता है, उस गुण को उस जाति में क्या किया जाता है, स्थिर किया जाता है। अर्थात अच्छे गुणों वाले जो लक्षण होते हैं उनका प्रजनन में बार बार उपयोग लिया जाता है, और इस बार बार उपयोग लेने से वह गुण जो होता है वह उस जाति में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और अब तीसरा जो लास्ट है वह है बाह्य विनिमय। बाह्य विनिमय, अब देखिए होता क्या है कि बाह्य विनिमय को मैं सिंपल समझा देता हूं
कि एक ही जाति के सदस्य बार बार जब प्रजनन करते हैं तो उनमें स्ट्रेस या तनाव बढ़ता है। अब स्ट्रेस या तनाव दूर करने के लिए अलग अलग जाति के सदस्यों का अर्थात ससेक्स का, मिनोरका के साथ या लेगहॉर्न के साथ प्रजनन कराओ। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो नई नस्ल बनेगी अर्थात दो अलग अलग प्रजातियों का अगर मैं सयुग्म प्रजनन कराता हूं तो जो नई नस्ल पैदा हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें दोनों के ही मिश्रित क्या होंगे, गुण होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सफेद लेगहॉर्न की एक जाति में अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे सफेद लेगहॉर्न की बात करूं, सफेद लेगहॉर्न जो मुर्गी है वो अंडे तो बहुत देती है लेकिन उसके अंडे आकार में छोटे होते हैं, अर्थात अंडों में प्रोटीन की मात्रा जो होती है कम होती है। अब इसी सफेद जो लेगहॉर्न जो मुर्गी है इसका प्रजनन अगर मैं किसी दूसरी प्रजाति के साथ कराऊं, भले ही अंडे कम मिले लेकिन अगर अंडों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो ऐसे बाह्य विनिमय कहलाते हैं। तो बाह्य विनिमय का क्या मतलब, वापस रिवाइज करा रहा हूं, बाह्य विनिमय का मतलब है कि दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य, अलग अलग जातियों के मध्य प्रजनन कराना जिससे अच्छी गुणवत्ता के चीज प्राप्त हो सके। तो कहने का मतलब सफेद लेगहॉर्न जो मुर्गी है वो जब अंडे देती है तो उसके अंडे आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा है। और हम जानते हैं कि आकार में छोटे हैं तो उनमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रोटीन कम है। अब हमें पता है कि प्रोटीन तो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। अब प्रोटीन अगर नहीं है और वो अंडे मिल भी जाएं तो उन अंडों का कोई उपयोग नहीं। तो अब क्या किया जाता है, सफेद लेगहॉर्न मुर्गी का जब प्रजनन किसी दूसरी प्रजाति के मुर्गे के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार का जो विनिमय होता है वो बाह्य विनिमय कहलाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भले अंडे कम मिले लेकिन हमें जो प्रोटीन की मात्रा अंडों में वो क्या मिले, ज्यादा मिले। तो ये अभी हमने एक एक नंबर के प्रश्न पढ़े जिसमें हमने लाइन प्रजनन, बाह्य विनिमय पढ़ा। अब आता है मुर्गी पालन के तरीके। अब देखिए मुर्गी पालन के तरीके क्या हैं और उनका क्या क्या लाभ और हानि है, अब अपन उनको पढ़ते हैं कि मुर्गी पालन की विधियां। मुर्गी पालन की विधियां। अब देखिए मुर्गी पालन की सबसे कॉमन विधि होती है जो होती है पिंजरा विधि। अब आपने कभी मुर्गियों के स्थान का भ्रमण किया होगा तो आपने देखा होगा कि मुर्गियों को एक बड़े पिंजरेनुमा कक्ष में, अर्थात ऐसा कमरा जिसमें जाली टाइप लगी हुई है, उसमें छोड़ दिया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। अब देखिए कोई भी विधि हो हमेशा उसके कुछ लाभ भी होंगे, कुछ हानियां होंगी। अब देखिए मुर्गी पालन की जो विधि सबसे पहले आती है वह आती है पिंजरा विधि। पिंजरा विधि, अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि एक बड़े से कक्ष का निर्माण किया जाता है, पिंजरानुमा कक्ष का निर्माण किया जाता है और इन कक्ष में आवश्यकता अनुसार, देखिए कक्ष में ये ध्यान रखना है कि सभी सदस्य आराम से रहे। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी जीव का पालन पोषण करते हैं, विशेष तौर से मुर्गियों का, अब सदस्य अगर पास पास ज्यादा हैं तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण कई बार मुर्गे या मुर्गियां आपस में ही एक दूसरे को बार बार मारना शुरू कर देते हैं, अर्थात इतनी देर तक मारते रहते हैं जिससे क्या होती है, ब्लडिंग निकलनी शुरू हो जाती है, अर्थात खून निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस विधि का, इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है कि एक पिंजरे के अंदर जितने सदस्यों की आवश्यकता है उतनों को ही रखा जाए, आवश्यकता से अधिक सदस्यों को नहीं रखा जाता है। सेकंड जो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है किसी भी विधि की, वो होती है उनके रहने के लिए भोजन और पानी और हवा की आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जितना उन्हें भोजन चाहिए उतना उन्हें समय पर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है और वो नहीं रह पा रहे तो उनके लिए प्राकृतिक कृत्रिम तरीके रखकर उनको पाला जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता और सबसे लास्ट की जो विशेषता है
कि इनका समय समय पर इस कक्ष की सफाई होनी चाहिए। अगर इस कक्ष की सफाई नहीं हुई तो फिर क्या है, मुर्गियां नहीं रह पाएगी। अब देखिए इस पिंजरे कक्ष में क्या होते हैं कि अलग अलग प्रकार के कमरों का निर्माण कर दिया जाता है और उनमें अलग अलग समूहों में, देखिए हर सदस्य की आयु अलग अलग होती है, तो अलग अलग सदस्यों की आयु के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग जगह रखा जाता है और उनका क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। अब आता है पिंजरा विधि के लाभ। देखिए इस विधि के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियां होती है। तो सबसे पहले अपन लाभ करते हैं। पहला जो लाभ होता है, कम स्थान पर अधिक सदस्य। कम स्थान पर अधिक सदस्य। देखिए कम स्थान पर अधिक सदस्य का मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया में कुछ ही छोटे स्थान पर अधिक सदस्यों को रखा जा सकता है। तो इस विधि का बेनिफिट, जो लाभ क्या होता है, जब एक ही स्थान पर, कम स्थान पर अगर ज्यादा जीवों को रखा जाएगा तो उससे क्या होगा, व्यापार में हमेशा क्या होगा, फायदा होगा। तो पहला जो इसका लाभ होता है वह क्या है कि कम स्थान पर, अब देखिए अधिक जीव रख रहे हैं, अधिक सदस्य रख रहे हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं हो कि सदस्य बहुत ज्यादा हो जाए। ये चीज कभी नहीं, मतलब एक अगर कैपेसिटी अगर एक पिंजरे की अगर 200 ही है तो वहां 250 रखे जा सकते हैं, लेकिन 200 का मतलब 500 नहीं होगा। तो कहने का मतलब कम स्थानों पर अधिक सदस्यों को रखा जाता है। तो इस विधि में कम स्थान पर अधिक सदस्यों को रखा जाता है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है कि कम स्थानों पर अगर अधिक सदस्यों को रखेंगे तो एक तो कम स्थान की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो व्यय है, जो खर्चा है, वो क्या होगा, वो खर्चा हमेशा क्या होगा, कम होगा। और सेकंड क्या होगा, अगर एक ही जगह सारे जीव रह रहे हैं तो उसके लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अर्थात उनकी देखभाल करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर यही अलग अलग जगह पक्षी रखे हुए हैं, आपने अलग अलग जगह सदस्यों को रखा है, तो उतने ही ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। इस खर्चे को कम करने के लिए इन मुर्गियों को कम स्थानों पर अधिक सदस्यों को रखा जाता है। सेकंड क्या होता है कि पोषण में कमी। सेकंड जो पॉइंट है वह है पोषण में कमी। पोषण में कमी। अब देखिए पोषण में कमी का क्या मतलब है कि मुर्गियां जो होती है उनको प्रतिदिन कम पोषण की ही आवश्यकता होती है, अर्थात उन्हें कम पोषण में भी रखा जाता है। अर्थात कुछ ऐसी नस्ल्स होती है जिनको क्या होती है, कम भोजन की ही आवश्यकता होती है, और इन कम भोजन के कारण क्या होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पाला जा सकता है। अब देखिए कम भोजन की आवश्यकता है तो हम जानते हैं, कम पोषण की आवश्यकता है तो हम जानते हैं जब कम पोषण लेगी तो उससे क्या होगा, उस व्यापार के अंदर नुकसान नहीं होगा। तीसरा जो आता है वह आता है श्रम की कमी। देखिए श्रम की कमी का मतलब क्या है कि पिंजरा विधि के अंदर कम ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अर्थात मैं पहले बता चुका हूं, अगर एक स्थान पे बहुत सारे जीव रख रहे हैं तो वहां 2 से 4 व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि श्रम की कमी होती है, अर्थात कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य ही कम है। तो हम जानते हैं कि 1 से 2 व्यक्ति ही सारा कार्य कर सकते हैं, अर्थात मुर्गियों की देखभाल भी कर सकते हैं, चूजों की देखभाल भी कर सकते हैं, उन्हें भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी जो गंदगी है उनकी सफाई भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही सबसे जो बड़ी बात है कि जो भी व्यवस्था है वो उसका कर सकते हैं। तो इससे व्यापार में क्या होता है, जब आज व्यक्ति कम होंगे तो खर्चा भी कम होगा और व्यापार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट, रोग से बचाव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोग से बचाव।
देखिए, रोग से बचाव में भी क्या होता है, इस विधि का फायदा उठाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, चूंकि मुर्गियां क्या होती है, वो पिंजरे में रहती है, इससे क्या होता है, पूरी मुर्गी समूह को ग्रसित नहीं कर पाती और निश्चय लाभ कर, अर्थात मुर्गियां जब पिंजरों में रहती है तो चूंकि वो पिंजरों में रह रही है तो वो कुछ सदस्यों को ही अगर उस रोग से ग्रसित करना चाहे तो कर सकती है, समूह के पूरे सदस्यों को ग्रसित नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर इस पिंजरे के अंदर, ये मैं एक पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर अगर मैंने इस प्रकार के टोटल 9 पार्ट बनाए, अर्थात 9 मैंने हिस्से बना दिए। अब मैं एक हिस्से में अगर 10-10 मुर्गियों को भी रखता हूं तो 10-10 मुर्गियों का मतलब क्या है, 10-10 मुर्गियों को रखता हूं तो टोटल 90 मुर्गियां अब इस पिंजरे में रह रही है, मान लीजिए। अब अगर एक मुर्गी बीमार हो रही है, एक मुर्गी अगर बीमार होगी, उसको किसी रोग का कोई लक्षण लग गया है, तो वो क्या है, वो अपने ही सदस्यों को बीमार कर सकती है, अर्थात वह मुर्गी केवल अपने पिंजरे में रहने वाले अपने को छोड़कर 9 सदस्यों को ही बीमार कर सकती है, लेकिन जो दूसरे सदस्य जितने भी हैं उनको क्या है, बीमार नहीं करेगी। इसीलिए रोग से बचा होता है। नहीं तो क्या होता है कि जब मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है तो क्या होता है, एक तो तनाव भी ज्यादा हो रहा है और रोग से क्या होता है, रोग ज्यादा फैलता है। अब एक अगर मुर्गी को रोग फैल गया सपोजेट कोई, तो सभी मुर्गियों में फैलने की संभावना रहती है और इसके लिए फिर सभी मुर्गियों की जांच भी आवश्यक होती है। अब पिंजरा विधि में क्या है, एक पिंजरे में आपने अलग अलग सदस्यों को रख दिया, अब एक मुर्गी बीमार है तो उसके साथ रहने वाले सदस्य ही क्या होंगे, उससे रोगग्रस्त होंगे, बाकी क्या होंगे, वह बीमार नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाभ क्या है, तनाव में कमी, तनाव में कमी। अब देखिए होता क्या है, जब बहुत सदस्य पास पास रहना शुरू कर देते हैं, अर्थात बहुत सारे सदस्य एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, अर्थात मुर्गे और मुर्गियों में बहुत ज्यादा तनाव होता है और तनाव के कारण क्या होता है कि ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, अर्थात इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और चिड़चिड़ापन में क्या करते हैं, ये अपने ही जाति के दूसरे सदस्यों को बार बार चोंच द्वारा मारते रहते हैं, अर्थात उनके ऊपर प्रहार करते हैं। और जब बार बार प्रहार करेंगे तो क्या होता है, उनके मरने की या उनको अधिक मात्रा में नुकसान की क्या होती है, संभावना होती है। अब इस नुकसान को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पिंजरा विधि का उपयोग किया। अब पिंजरे विधि में क्या है कि सदस्यों को अलग अलग जगह रखा है, तो अलग अलग जगह रखने के कारण क्या होता है, तनाव नहीं होता। अब देखिए इस विधि का एक फायदा और है, सपोज दैट इस पिंजरे में रहने वाले सदस्यों में तनाव फैल रहा है, तो उनको पता चल जाता है कि एक सदस्य में तनाव की ज्यादा हो रही है, उस सदस्य को हटाकर किसी स्थान पे सुरक्षित कर लिया, अर्थात दूसरे स्थान पे रखा और उसका उपचार किया। तो क्या हुआ, इससे जो दूसरे सदस्य हैं उनको कोई हानि नहीं होती, अर्थात जितने सदस्य रह रहे हैं उन सभी की टाइम पे देखभाल हो जाती है। अगर एक साथ आप सभी सदस्यों को रख दोगे तो देखभाल नहीं हो पाती। तो पिंजरा विधि में क्या है, अलग अलग पिंजरों में अलग अलग सदस्यों को रखा जाता है। तो इसके लाभ क्या है, पहला तो लाभ था कम स्थान पे सबसे ज्यादा जीवों को रखा जाता है। दूसरा, पोषण में क्या होती है, कमी होती है। तीसरा है श्रम की कमी, अर्थात एक पिंजरों में बहुत सारे जीव रखे हैं और इससे क्या होता है, कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चौथा होता है रोग से बचाव, अर्थात एक जीव को रोग है तो वो अपने साथ रहने वाले सदस्यों को क्या करेगा, रोग ग्रसित करेगा, पूरे सदस्यों को नहीं करेगा। और लास्ट है तनाव में कमी। लेकिन इस विधि की कुछ हानियां भी होती है जिसकी चर्चा अब हम कल वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।